हेलो एंड वेलकम टू देयर एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं 1857 के रिवॉल्ट के बारे में। 1857 का रिवॉल्ट है और ये ईयर स्टार्ट हुआ ही था कि न्यू ईयर के दिन जो है 1853 एनफील्ड राइफल जो था उसका इंट्रोड्यूस किया जाता है आर्मी के आगे। ठीक है, लेकिन एक चीज़ इसके बारे में थी जिस पर इशू क्रिएट हुआ था। वो इशू ये था कि इसको यूज़ करने से पहले इसका जो कवर है वो मुंह से निकालना पड़ता था। इस पर काव और पिग से बनी के मीट से बनी एक ग्रीस लगी होती थी। यानी कि ये बंदूक है, इसमें हमें जो है ये यूज़ करने के लिए सबसे पहले जो पेपर इस पर लगा हुआ है वो मुंह से हटाना पड़ता था, जो कि जो है काऊ और पिग के मीट से बना होता था, जो कि हमारे धर्म के खिलाफ था, क्योंकि काऊ को हम पूजनीय माना करते थे और इसको अपने जो है रिलीजन पर अटैक करते हुए इसका एक इशू जो है इंडियंस उस समय मिलिट्री में क्रिएट कर देते हैं। 22 जनवरी 1857 तक आते आते दमदम एक जगह थी, ब्रिटिश मिलिट्री लोकेशन थी वो कलकत्ता में। वहाँ पर जो है कंसर्न रेज जो है होना स्टार्ट हो जाता है जहाँ पर ये बना करता था। अब इतना ज़्यादा इसका अगेंस्ट लोग बोलने लग जाते हैं, मिलिट्री के पर्सन इसके जो है अपोजिट हो जाते हैं बिल्कुल। विद्रोह बढ़ते बढ़ते मेरठ, बराकपुर, अम्बाला तक पहुंच जाता है। अब यह बहुत बड़ा करना था, लोगों को अपनी साइड करना था, लोगों को बताना था कि हमारे साथ गलत हो रहा है, आज तक हमारे साथ गलत ही होता आया है, हमें इस चीज़ का अपोज करना चाहिए, वरना हमें यही ये लोग कराते रहेंगे, हमारे धर्म को भ्रष्ट करते रहेंगे। इंडिया में रिलीजन को बहुत इज्जत दी जाती है, आप भी जानते हैं। अगर हमारे रिलीजन की तरफ कोई खिलाफ बोलता है या करता है तो हम उसको बिल्कुल भी बख्शते नहीं हैं। तो ऐसा ही यहाँ पे रिवॉल्ट 1857 में होता है। विद्रोह को आगे बढ़ाते हुए जो है अब वॉचमैन चौकीदार जो है रोटीज चपातीस को एक्सचेंज करते वक्त नॉर्थ इंडिया में पूरा उसको जो है शेयर कर रहे थे। इशू बहुत ज़्यादा बड़ा बनता जा रहा था। फरवरी 1857 के आते आते अब काफ़ी ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता लगने लग गया था और लोग इसकी जो है खिलाफ बोलने लग गए थे। बात करते हैं 9 मार्च 1857, यानी अब फरवरी से मार्च तक बात आ गई है। तो मार्च में जो सिपाही होते हैं वो 19th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री रेजिमेंट के जो सिपाही होते हैं, जो कि बहरामपुर में पोस्टिंग होती है जिनकी, वो सब जो है इसके अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर देते हैं और बोल देते हैं कि हम इसका यूज़ बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, ये हमारे धर्म के खिलाफ हैं। ब्रिटिश इस चीज़ को देखते हैं और उन्हें डराने के लिए पूरी की पूरी रेजिमेंट का कोर्ट मार्शल कर देते हैं। उसके बाद 23 मार्च 1857, यानी कि कुछ ही दिन हुए हैं कि जो जनरल होते हैं गर्ग एंसन, कमांडर इन चीफ, ऑर्डर देता है कि अभी इस कार्टिलेज के यूज़ को जो है सस्पेंड किया जाता है। जब तक मेरिट की रिपोर्ट नहीं आ जाती है तब तक ये सस्पेंड ही रहेगा। यानी कि अब वो भी इस विद्रोह के खिलाफ जो है देखने लगे थे कि लोग काफ़ी ज़्यादा बोल रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा इसके बारे में बात हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो इसके चलते वो इसका यूज़ जो है सस्पेंड कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। ठीक 6 दिन बाद 29 मार्च 1857 में जो है बराकपुर में जो है बहुत बड़ा विद्रोह होता है, जिसके मेन लीडर होते हैं मंगल पांडे। मंगल पांडे का नाम तो आपने सुना होगा, इतिहास में काफ़ी बड़ा नाम है। वो एक पहले स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने डायरेक्टली देश के लिए जो है अपनी जान दी थी। तो उनकी पोस्टिंग थी 34th बंगाल इन्फेंट्री जो है रेजिमेंट में थी और वहाँ पे जो उनका ग्रुप होता है वो जो है इस कार्टिलेज को यूज़ करने से मना करता है, लेकिन ब्रिटिश ज़बरदस्ती उनके साथ टॉर्चर करने लगते हैं और बोलते हैं कि इसका यूज़ करो। तो वो सारा ग्रुप जो होता है वो ब्रिटिश के एक बंदे को जो है ज़ख्मी कर देता है और शेख पलटू उसमें मेरा नाम आता है, और जिसके चलते जो है मंगल पांडे को इसका दोषी पाया जाता है और 8 अप्रैल 1877 को मंगल पांडे को जो है फांसी दे दी जाती है। और इसी केस के चलते 11 अप्रैल 1877 में इसरल पांडे को भी जो है ब्रिटिश को सपोर्ट ना करने के जुर्म में फांसी दी जाती है। धीरे धीरे विद्रोह आगे बढ़ता जा रहा है। बाराकपुर से अब मंगल पांडे कोई ऐसा व्यक्ति जिसने देश के लिए जान दे दी हो, तो लोगों के मन में और ज़्यादा मोटिवेशन पैदा यहाँ पे होने लग गया है कि अब लोग चाहते हैं कि हम भी अपनी आज़ादी के लड़े, हम भी अपने रीजन पर वार होने पर उनके खिलाफ बोले। ठीक है, अब बात आती है मेरठ के विद्रोह की। 10 मई 1857 का समय हो गया है, मई का महीना है। मई में 1885 सिपोही क्या डिसाइड करते हैं, 20 और 11th बंगाल इन्फेंट्री रेजिमेंट के वो जो है सिपाही होते हैं वो
जो है विद्रोह करने के लिए दिल्ली चलना स्टार्ट करते हैं और डिसाइड कर लेते हैं कि जो भी हमारे रास्ते में आएगा हम उसको जान से मार देंगे। कर्नल रिपली करके एक बंदा होता है ब्रिटिश का, वो उसको मार देते हैं क्योंकि वो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। यह विद्रोह बिल्कुल भी रुकने वालों में से नहीं था। रास्ते में दिल्ली जाकर उन्हें बहादुर शाह जफर मिलते हैं। बहादुर शाह जफर को ये कबीला चला था, वो सोचता है कि क्यों ना कोई इन्हें लीडर बना दिया जाए। वो काफ़ी रिक्वेस्ट करते हैं बहादुर शाह जफर से कि आप हमारे लीडर बन जाइए, क्योंकि हमारा कोई लीडर नहीं है और किसी भी विद्रोह का जो है लीडर होना बहुत ज़रूरी होता है। वो अपने बेटे जो है मिर्ज़ा ज़कीरुद्दीन को जो है लीडर बना देता है। कमांडर इन चीफ बनाने के बाद बख्त खान जो है 1859 में जो है उसकी डेथ हो जाती है, लेकिन इस समय जो विद्रोह चल रहा है इस समय तक यह जिंदा होता है और यह विद्रोह पे जो है साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। अब विद्रोह बढ़ते बढ़ते 12 मई 1857 के समय तक आ जाता है और इसमें 80 जो इन्फेंट्री होती है वो जो है मिलकर जो है ब्रिटिश के काफ़ी ज़्यादा अगेंस्ट बोलने लग जाती है। सारी इन्फेंट्री ब्रिटिश के अगेंस्ट होने लगी थी, जगह जगह पर विद्रोह होना स्टार्ट हो गए थे और 81st इन्फेंट्री जो है ब्रिटिश के खिलाफ हो जाती है और अमृतसर में एक फोर्ट होता है, फोर्ट ऑफ गोविंदगढ़, उसको वो कैप्चर कर लेती है। विद्रोह इतना ज़्यादा फैलने लग गया था कि अब ब्रिटिश भी यहाँ पर घबराने लगे थे। ब्रिटिश अपनी तैयारी पहले ही कर लेना चाहते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वो तैयार ना हो और उन पर हमला हो जाए। 14 मई 1857 तक कैनिंग क्या करता है, क्वीन रेजिमेंट मंगा लेता है, टेलीग्राफ से जो है बहुत ज़्यादा फोर्स मंगा लेता है, बंगाल से, बर्मा से भी अपने फोर्स वापस मंगा लेता है और एलिगन सिंगापुर लेटर भेज देता है कि हमें जो है और फोर्सेस की यहाँ पर ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन विद्रोह यहाँ पर रुकने वाला नहीं था। वो ब्रिटिश से बिल्कुल भी यहाँ पर घबरा नहीं रहा था, वो मरने से भी अब नहीं डर रहा था। लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, बनारस, झांसी, काफ़ी ज़्यादा इन जगह पर जो है अब विद्रोह बढ़ रहा था। कानपुर की बात करें तो कानपुर में काफ़ी ज़्यादा विद्रोह बढ़ा था। लखनऊ की भी हम आपको डिटेल में बताएंगे। तो सीज ऑफ कानपुर काफ़ी, ये जो वाक्य है काफ़ी ज़्यादा फेमस है इतिहास के पन्नों में। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो कानपुर में क्या हुआ था, जैसे बीबीगढ़ मसाकरी और सतीगढ़ घाट मसाकरी के नाम से भी जाना जाता है। इस समय क्या हुआ था कि ब्रिटिश काफ़ी ज़्यादा घबरा गए थे, इंडियंस थे कि कुछ नहीं पता था कहाँ से हमलावर आ जाएं और उनको अपनी जान नछावर करनी पड़े या जो है उन्हें अपना सरेंडर करना पड़े। उस समय ब्रिटिश ये सोच रहे थे क्यों ना हम कानपुर चले जाएं। नाना साहिब जो था वो उस समय कानपुर में था और ब्रिटिश को लग रहा था अगर वो कानपुर जाते हैं तो अपनी फैमिलीज को सेव कर लेंगे, क्योंकि वो खुद भी बचना चाह रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बल्कि नाना साहेब जो होता है वो इस विद्रोह का सपोर्ट कर रहा होता है, क्योंकि ब्रिटिश ने जो है नाना साहेब कुछ दिया नहीं था। तो नाना साहेब इस समय जो है वो इस विद्रोह का साथ दे रहा होता है, लेकिन ये चीज़ हमें ब्रिटिश को नहीं पता होती है। नाना साहेब ब्रिटिश से बोलता है कि आप सरेंडर कर दीजिए, लेकिन वो ऐसा नहीं करते हैं, बल्कि कानपुर तक जब ब्रिटिश जा रहे होते हैं तो 15 जुलाई को 200 यूरोपियंस को जो है अरेस्ट कर लिया जाता है और उन्हें बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाता है। और 16 जुलाई जब तक ब्रिटिश की आर्मी आती है तब तक वो जो है इंडियंस के खपच्चे में होते हैं। जब यह सीज ऑफ कानपुर ख़त्म होती है तो जो नाना साहिब होता है, जब ब्रिटिश को लगता है कि उसने उसको धोखा दिया, नाना साहिब वहाँ से भाग चुका होता है और बाद में पता चलता है कि 1859 में वो नेपाल में दिखा था। विद्रोह झांसी तक फैल चुका होता है। हक्स रोज गवर्नर होता है जो कि झांसी को सीज कर देता है। झांसी को सीज क्यों करता है, सिर्फ वहाँ पर कब्जा करने के लिए। 23 मार्च 1858 तक रानी को बोला जाता है कि सरेंडर कर दिया है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई मना कर देती है कि वो बिल्कुल भी जो है सरेंडर नहीं करेगी, वो लड़ेगी। और 2 वीक तक ये युद्ध चलता है, जिसमें जो है तात्या टोपे जी जो है वो बाद में जो है उनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो टोपे ज्वाइन करने के बाद ब्रिटिश झांसी को 21 मार्च को कैप्चर कर लेते हैं। अब झांसी उन्होंने अपने अंडर ले लिया है ब्रिटिश लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की अभी वो जिंदा है। वो क्या करती है, ब्रिटिश से जब वो यहाँ पर हार जाती हैं तो रानी और जो तात्या टोपे ने बाद में ज्वाइन करते हैं वो ब्रिटिश के एक ग्वालियर फोर्ट को अपने अंडर ले लेते हैं। और जून 1858 में कल्पी यानी कि रानी लक्ष्मीबाई की एक कल्पी जगह होती है, वहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है। उनका एक बेटा, उनकी आपने युद्ध में देखा होगा, एक बेटा उनकी कमर से लगा हुआ होता है जिसको पेंशन ब्रिटिश सरकार बाद में भेज देती है। अब बात करते हैं म्यूटिनिटी इन आरा, यानी कि आरा में जो विद्रोह कैसे हुआ था। तो कुंवर सिंह एक बहुत
बहुत ही महान योद्धा रहे हैं बिहार में, जिनकी 80 साल उम्र थी और ब्रिटिश ने उन पर हमला कर दिया था। फिर भी वो 1 साल तक लड़े थे, हालाँकि वो यह हार गए थे। उसके बाद बहादुर शाह जफर को भी जो है ब्रिटिश ने अरेस्ट कर लिया था, उनके बेटों को जो है गोली मार दी गई थी और रंगून जेल में बेटे को भेजकर उनको मार दिया गया था। उसके बाद मेरठ, दिल्ली, कानपुर, इन सभी जगह पर जो है अब ब्रिटिश अपना आधिपत्य जमा चुके थे और विद्रोह को बिल्कुल खत्म कर चुके होते थे। अब विद्रोह यहाँ पर खत्म हो जाता है तो अब बात करते हैं कि क्या वजह रही कि ये खत्म हो गया, कि जब इतना अच्छा चल रहा था, लोग इसके अगेंस्ट जा रहे थे, तो ऐसी क्या वजह रही जगह जगह पर जब लोगों के मन में ब्रिटिश के खिलाफ इतना ज़्यादा जो है आक्रोश पैदा हो रहा था, लेकिन फिर भी यह ख़त्म हो जाता है। क्यों ख़त्म हो जाता है? ख़त्म होने की काफ़ी सारी वजह रही थी, जैसे कि होलकर्स इंदौर से जो है उन्होंने साथ नहीं दिया था, ग्वालियर से मानसिंह उन्होंने साथ नहीं दिया था, निज़ाम इनके साथ नहीं थे क्योंकि निज़ाम से जो है ब्रिटिश के राज में ही फल फूल रहे थे। अगर ब्रिटिश चले जाते तो निज़ाम का आधिपत्य भी समाप्त हो जाता। सिख रूलर साथ दे सकते थे और अगर ये साथ देते तो शायद हमारे भारत में 1857 में ही आज़ादी आ जाती, क्योंकि मुगल्स हमारे लीडर थे और उस समय सिख मुगल्स के बहुत अगेंस्ट थे। इसके अलावा दिनकर राव ग्वालियर से जो कि पेशवा थे, उन्होंने भी हमारा साथ नहीं दिया था। हैदराबाद से सलार जंग, ये काफ़ी जो है महत्वपूर्ण योग्य व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने भी हमारा साथ नहीं था। जमींदार तो ब्रिटिश के अंडर ही उन्होंने जो है चीज़ें कमाई थी, पीजेंट से जो है दुगना दुगना लेकर, तो वो तो बिल्कुल भी साथ नहीं देने वाले थे। दूसरा, एलाइड कास्ट। एक चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है कि जब भी ब्रिटिश के खिलाफ जाने की बात हुई है तो हमेशा गरीब वर्ग ही जाता था। अमीरों को तो बिजनेस से काम था, वो बिजनेस अच्छी तरीके से कर रहे थे, तो इसलिए एलाइड क्लास भी न्यूट्रल रहती है। दूसरा, जो इसका फेल होने का हमारा ये भी रीज़न था कि उस समय हमारा इंडिया इतना डेवलप नहीं हुआ था, हमें टेलीग्राफ, रेलवे, पोस्टल सर्विस यूज़ करना नहीं आता था। तो मतलब एक जगह रिबेलियन चल रहा है, विद्रोह हो रहा है, तो दूसरी जगह नहीं पता चलता था। तो यही रीज़न है कि हम यहाँ पर भी फेल हो जाते हैं। और अगर इकट्ठा बात करें तो हमारा कोई प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, कोई लीडर नहीं था। लीडर जैसा था, आपको पता है वो लीडर कैसा, वो लीडर लीड करने लायक नहीं था, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और दूसरी बात करें तो जो रूलिंग प्रिंस, हाँ, सपोर्ट हमें मिलना चाहिए था। आज अगर हम उनको सपोर्ट हमारा मिलता तो हम जीत जाते, लेकिन हमें उनका सपोर्ट नहीं मिला, हम हार गए। तो ये कुछ रीजंस थे हमारे फेल होने के। और इसी के साथ जो 1857 का जो रिवॉल्ट है वो यहाँ आकर ख़त्म हो जाता है। स्टार्टिंग से आपने देखा होगा कि जो है मिलिट्री रिवॉल्ट से स्टार्ट होता है, मिलिट्री अगेंस्ट उसके आना स्टार्ट करती है। मिलिट्री के बाद सीधे सीधे यह जो है बढ़ता चला जाता है, लखनऊ, इलाहाबाद, कानपुर, बरेली, झांसी तक फैल जाता है। कानपुर में क्या हुआ, सीज ऑफ कानपुर भी मैंने आपको बता दिया है, झांसी ने किस तरह से जो है विरोध किया था। लेकिन लास्ट तक आते आते जैसे झांसी की रानी को उन्होंने मारा था, फिर उसके बाद जो है ये रिवॉल्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। और क्या वजह रही थी खत्म होने की, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो इसी के साथ लेक्चर को खत्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें।